लोग जानते हैं नगर परिषद में जो कुछ हुआ, तो पुरानी बातें रिपीट ना करते हुए आज जिस प्रयोजन के लिए आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, सीधा उस मुद्दे पे आते हैं। देखो जी, शहर में मीडिया में सब जगह ये बात बार बार उठती थी कि भाई नगर परिषद में चेयरमैन और उसके साथी, अच्छा एक रिक्वेस्ट है जी, जैसे किसी का फ़ोन हो तो साइलेंट कर लें या अगर हो सके तो ऑफ कर लें, अगर किसी को बहुत ही अर्जेंट हो, क्योंकि इस वीडियो में ऑडियो बहुत धीमी है, तो अगर कोई दूसरा साथी बात करता रहेगा तो पूरी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इसलिए फ़ोन को थोड़ा सा सब लोग साइलेंट कर लें। अगर किसी को बहुत अर्जेंट हो बात करना तो प्लीज़ बराबर में दूसरा हाल है उसमें जाके रिसीव कर लें। तो मैं कहता कि बहुत सारे साथी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ था, ये वीडियो उस चुनाव से संबंधित है। ये चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ था, गैर कानूनी तरीके से हुआ था, और इसी वीडियो को हमारे ही शहर के एक पार्षद ने, पूर्व चेयरमैन ने, विजय पचगावा जी ने हाई कोर्ट में ले जाके ये वीडियो दिखाई, और 21 अप्रैल 2017 को आप लोगों को एक कॉपी दी है हाई कोर्ट के ऑर्डर की। एक इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कोई भी ज़रूरी काम नहीं करेंगे, यानी कि एक तरह से उनको चुन जरूर लिया था लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अगर काउंसिल का कोई ज़रूरी काम हुआ तो वो डीसी करेगा। ये 21 अप्रैल का ऑर्डर है, और इसमें तारीख दी गई थी कि अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, और जो ये वीडियो है ये हमने ऑन रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने ले ली है। 17 अगस्त की सुनवाई से पहले ही 26 जुलाई 2017 को जिसने पिटीशन लगाई थी, जिसके रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, जाके अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली। ये इसमें लिखा सुनवाई की नौबत ही नहीं आई, यानी कि वो गैर कानूनी शहर की सरकार कानूनी सरकार में तब्दील हो गई। और हम सब लोगों का ये मानना है कि अगर ये उस दिन 17 अगस्त को सुनवाई हो गई होती 2017 में, शायद इस शहर को इतना नुकसान नहीं होता। इस वीडियो में 3 मोटी बातें हैं जी, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने माना था, और जो आप लोग खुद देखते ही अपने विवेक से ये बात खुद बता देंगे कि हाँ ये चीज़ें गलत है। इसमें ये चेयरमैन के चुनाव के दौरान कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अंदर ही आप देख रहे हैं, एमसी से अलावा कई सारे लोग हैं जो अनअधिकृत हैं वहाँ शामिल होने के लिए। पुलिस के लोग हैं, मोबाइल फ़ोन हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एमसी के अलावा कुछ लोग हैं, एमएलए एमपी वहाँ हो सकते हैं, वोट डालने का उनको अधिकार है, काउंसिल की मीटिंग में चुनने का भी अधिकार है, लेकिन जो हो रहा है वहाँ पे वो आप देखेंगे फ़ोन पे बातें करवाई जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर को। इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ कि ताकि वो देखते हुए आपका एक तरह से माइंडसेट बन जाए, और जेब में से पर्ची निकाल के भाई ये है, ये कर दो, और मोहर लगा दो, ताली बजा दो, बात ख़त्म। तो आप एक बार देखें जो कानून के विपरीत है। नंबर 1, जो होने चाहिए एमसी, जो अधिकृत लोग होने चाहिए जिनके चुनाव से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाने थे, उनके अलावा लोगों की मौजूदगी। 1 नंबर बात तो ये। 2 नंबर बात ये, वहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस या दूसरी कोई भी ऐसी डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और इसमें आपने देखा होगा सांसद महोदय ने फ़ोन मिला के एसडीएम की जो चुनाव अधिकारी हैं कहीं बात कराई है। किससे कराई है, किससे नहीं कराई है, वो जाने, या एसडीएम जाने, या जिसके पास बात कराई गई वो बंदा जाने। तीसरी बात, सांसद महोदय ने एक चिट्ठी निकाल के अनाउंस किया कि पार्टी ने एक ही नाम सजेस्ट किया है या एक ही नाम भेजा है, वो नाम है रण सिंह। देखिए, पार्टी अपना नाम भेज सकती है, पार्टी अपने पार्टी के लोगों या पार्टी से जुड़े लोगों को कह सकती है कि इसे वोट दें चेयरमैन के चुनाव में या वाइस चेयरमैन के चुनाव में, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में वहाँ मौके पे नहीं कहा जा सकता। आप अलग कमरे में अलग बैठा के आप कह सकते हो कि भाई इसे वोट देना, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चलती प्रक्रिया के दौरान आप प्रभावित नहीं कर सकते कि पार्टी का ये आदेश है यहाँ वोट देना है। 3 तो ये मुख्य बातें हैं जो इसमें साफ साफ गड़बड़ नज़र आ रही हैं। एक उम्मीदवार ने कहा था कि मैं भी हूँ, वार्ड नंबर 6 से मुनिया तंवर ने, कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, जब पूछा गया था। हालांकि छोटी सी बात एक ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल
जो चुनाव अधिकारी एसडीएम तत्कालीन एसडीएम उसको सतपाल जी हैं, उनको करना चाहिए था। उसकी बजाय जो सांसद है वो कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया का संचालन। उन्होंने पूछा भी था कि कोई और भी है प्रधान पद का उम्मीदवार, तो वार्ड नंबर 6 से जो पार्षद है मुनिया तंवर, उसने हाथ उठाया था कि मैं ही प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। लेकिन फिर आपने देखा ही होगा कि उसकी बात को अनसुना करके बस सर्वसम्मति से कर दिया जाए, और उसी से प्रपोज भी करवाया गया है कि आप ये नाम रण सिंह का नाम प्रपोज कर रहे हैं। जब हाथ उठवाए गए तो भी उसने हाथ नहीं उठाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीके से नियमों के हिसाब से चुनाव नहीं था। जैसे वाइस चेयरमैन के चुनाव में पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, बैलेट पेपर, खाली डब्बा, एक एक ने जाके वोट डाले, फिर इनवैलिड वोट निकाले, फिर गिने, फिर रिजल्ट घोषित किया। चेयरमैन का दिखाने के लिए सर्वसम्मति से ज़रूर किया गया था, लेकिन सर्वसम्मति से था नहीं, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने इस चुनाव को स्टे किया था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये 21 अप्रैल का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इसी वीडियो को देखने के बाद, इसमें इस वीडियो का हवाला है इस ऑर्डर में। तो ये 3-4 बातें थी जो इस चुनाव को लेके अवैध थी। उद्देश्य आपने जो पूछा, ये वीडियो भी अभी पता चली थी, है तो ये 2017 की 15 मार्च की, लेकिन क्योंकि जैसे कि अब थोड़ी सी इस मामले में सामने आने के बाद जागरूकता कहें या लोग अब दिखाने लग गए, देने लग गए, बताने लग गए, जो चीज़ दबी पड़ी थी, ढकी पड़ी थी, सामने आई, संवेदनशील लगी, तो आप लोगों के सामने रख दी। अब आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसको लेकर? आपने जो वीडियो जो की है इसको लेकर अब आगे अगला स्टेप क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए सर, अब इस चुनाव के संबंध में तो कुछ किया नहीं जा सकता, कार्यकाल पूरा हो लिया, लेकिन चुनाव असंवैधानिक था। और हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेके जो हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि भाई ये इलीगल चुनाव है, एक बार हाईकोर्ट में ज़रूर जाएंगे। अगर हाईकोर्ट ये बात सुनेगा और उस वक्त इस इलीगल चुनाव के जो भी दोषी थे उन दोषियों तक पहुंचने की गुजारिश करेंगे। पुलिस प्रशासन ये तो अब इस वीडियो कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो लिया। हाँ, हाईकोर्ट ज़रूर मान सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के संज्ञान में ऑलरेडी ये मामला उस टाइम से आया हुआ है। मामले में आपके कि भी इस प्रकार में मतलब दोषी जो पाए जाते हैं उस टाइम जो भी थे, जिन लोगों ने मदद करी बना दें, तो किस तरह की सजा जी लीगल ओपिनियन का एक्शन हो सकता है? लीगल ओपिनियन यही है, जैसे कि अब सरकार ये कह सकती है कि मान लीजिए हमें जानकारी में नहीं था ये ऐसा हुआ है, तो ये पूरा पार्टी और सरकार की जानकारी के हिसाब से, लेकिन सरकार को नोटिस गया है कि 17 अगस्त 2017 को सुनवाई है। जब सरकार को नोटिस गया है तो कम से कम सरकार से जुड़े लोग उस वक्त एक्शन ले सकते थे। सरकार भी ये कदम उठा सकती थी कि ये अगर इलीगल इलेक्शन हुआ है तो इसको रद्द किया जाए। और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील बात है इसमें कि शिकायतकर्ता ने इस इलेक्शन को स्टे करवाया 17 अगस्त की सुनवाई से पहले ही 26 जुलाई 2017 को विड्रॉ कर लिया केस। तो ये चीज़ें तो इशारा कर ही रही हैं, कोई खेल थे, खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या डील थी, क्या दबाव थे। नहीं तो जिसको हाईकोर्ट ने मान लिया था कि हाँ ये इलीगल है, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि उसे बीच में जाके विड्रॉ करना पड़ा केस को, पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, जो मैंने आपको दिया है दूसरा ऑर्डर। विड्रॉ करने वाला तो कहीं दबाव में था या वो लोग, आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों बातें लग रही हैं, या तो कोई आपस में सहमति बन गई किसी चीज़ के ऊपर, या कोई दबाव था। अब राज्य खुशी तो केस विड्रॉ किया नहीं होगा। तो जो शिकायत करता था, क्या आप उसको भी इसमें शामिल करेंगे, उससे जांच का विषय रहेगा? बिल्कुल जी, ये इसी बेस पे आधार ही यही बनेगा। वे शिकायतकर्ता ने ये दी थी, ये देखिए 26 जुलाई का जो ऑर्डर है, वो शिकायतकर्ता ने एक पिटीशन लगाई थी, जिसको पिटीशन को मानते हुए हाईकोर्ट ने उसको कह दिया था कि भाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोई काम नहीं करें, काम डीसी करेगा अगर कोई इमरजेंसी हुई तो, नगर परिषद भिवानी का। और फिर अगर वो विड्रॉ हुआ है बीच में 26 जुलाई को, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी तो हम तो कोई ये तो अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है। आप लोग भी जानते हैं, सबका विवेक ये बात बोल रहा होगा, कोई ना कोई तो हुआ ही होगा। एक और बात थी कि आप सांसद कह रहे कि उस टाइम चुनाव के दौरान की भाजपा ने एक ही नाम नॉमिनेट किया, और फंसने के बाद वो कह रहे कि भाजपा का सदस्य भी नहीं है। ये भी एक प्रमुख पॉइंट है इस बात का कि अब मान लीजिए किनारा करे कोई कि हमारा तो नहीं है, उस वक्त भी नहीं था, लेकिन आपने देखा कि हमारा है और यही बने, उसे बनाने के लिए किस तरीके से मखौल उड़ाया गया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अशोक भाई, जब नींव ही ऐसी रखी गई थी, जब इतना स्वच्छंद हो के सब चीज़ों का उल्लंघन करके थोपा गया था, तो फिर अगले ने जो करे हैं कारनामे,
वो तो हौसला पहले दिन से ही बुलंद हो गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब मेरे साथ इतना हाथ है सत्ता और सिस्टम का। और ये बात अकेले एक सांसद की या विधायक की उसकी नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान उठता है। आप जागरूक लोग हो सकता है इन सांसद की जगह कोई और सांसद होते, हो सकता है इस पार्टी की जगह कोई और पार्टी होती, लेकिन ये एक रिकॉर्डिंग और एक वीडियो और एक प्रक्रिया और एक चेयरमैन की बात नहीं है। तकरीबन ऐसा ही होता है। सिस्टम और सत्ता से जुड़े लोग किस तरीके से जोड़ तोड़, किस तरीके से दबाव और किस तरीके से अपनी चीज़ें थोपने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। वर्मा जी, हम चले थे भ्रष्टाचार को लेकर, सुशील वर्मा जी, हम चले थे भ्रष्टाचार को लेकर, बात आ गई चुनाव पर। इसका मतलब ये कि शुरू से आखिरी तक मामला एक जैसा था, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो या फिर जमीन घोटाला हो या फर्जी पर्चे जो भी है। विजिलेंस ने इंक्वायरी की, वो शुरू में तो एकदम दौड़ लगाती नजर आई, लेकिन अब वो कछुआदार चल रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं। अब विजिलेंस की बात पे आ जाता हूँ। आप लोगों को जो एक रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है, ये 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, जो हाई कोर्ट में भिवानी के कोर्ट में दी है। जो एक आरोपी अभी फरार है, विनोद, उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। तो उस याचिका के जवाब में जो दी थी रिपोर्ट निरीक्षक के जो इंस्पेक्टर है, उस रिपोर्ट में ये हवाला है। हमने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं बनाए कि भाई चेयरमैन ने कबूल किया है कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए, जो हाईलाइट कर रखे हैं पेज नंबर 4 पे, 10 करोड़ 50 लाख रुपए मुझे बरामद करवाने, और जो दिल्ली में मेरा दोस्त है रमेश यादव और दलीप सिंह, 2 दोस्तों के पास ये रखे हैं 10 करोड़ 50 लाख रुपए। सुनने में यह आया था आप सब साथियों के, जागरूक साथियों के माध्यम से ही, कि भाई पुलिस दिल्ली लेके भी गई है चेयरमैन को और फिर भी रिकवरी नहीं हुई। तो इस केस में चेक घोटाले वाले मामले में सबसे बड़ी तो लापरवाही लगाएं या लिपापोती यही लगाएं कि अब तक रिकवरी नहीं हुई है। जो धारा लगाई थी भ्रष्टाचार अधिनियम में, उसमें साफ साफ ये है कि अगर कोई रिकवरी नहीं होती है तो धाराएँ बेकार हो जाती हैं। आप लोगों को भी पता है। और जैसे कल भी एक FIR लॉन्च हुई है, परसों, फर्जी रसीद वाले मामले में। आप सब लोग चाहे यहीं से पोर्टल खोल के देख सकते हैं हरियाणा पुलिस का, जहाँ पे सारी FIR आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ये वाली FIR अभी तक वहाँ पे नहीं डाली है पोर्टल के ऊपर। FIR नंबर 206 जो मेरी शिकायत पे दर्ज हुई है फर्जी रसीद घोटाले में एक पार्षद के भतीजे के खिलाफ, 205 नंबर उसके ऊपर अपलोड है, 207 नंबर अपलोड है, 206 नंबर FIR उसके ऊपर अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं है। क्या छुपाने की बातें भाई इसमें? धारा भी लगाई 120B। आप सब लोगों को पता है, कानून के जानकार है कि 120B लगाने का मतलब है कि उस साजिश में कोई और लोग शामिल थे। और मैंने बाई नेम 4 लोगों के वो शिकायत दी थी कि मुख्य आरोपी इस रसीद घोटाले का है रजनीश सराफ, और 3 लोग, उसका चाचा नरेंद्र सराफ, चेयरमैन रण सिंह यादव और वाइस चेयरमैन मामन चंद, उनके संरक्षण में और दूसरे अधिकारियों के संरक्षण में वो ये सारे काम करता था। नकली रसीदें काटता था और पैसा अपनी जेब में डालता था, यानी कि सारे लोग आपस में मिल बांटते थे। सुशील जी, ये बात तो आप कर रहे हैं कि घोटाले की है, कहीं ये तो लगता है कि ये घोटाला इसलिए तब रह गए बड़े मगरमच्छ जल में आ गए हैं? सर बिल्कुल सच्ची बात है। ये चेयरमैन से नीचे वाले सब पे हाथ डाल रहे हैं, जो उससे ऊपर वाली कड़ी है किस तक नहीं पहुँचे हैं। पुलिस ने अपनी इसी रिपोर्ट में कहा कि 26 कंपनियों का, 26 फर्जी फर्मों का पता चला है। उनमें से एक के भी संचालक तक, मालिक तक, पार्टनर तक, प्रोप्राइटर तक, डायरेक्टर तक पुलिस नहीं पहुंची है। गए सबके पास हैं, कोई भी नहीं पकड़ा गया है। जो राजनीतिक लोग, किसी न किसी का तो संरक्षण रहा ही होगा, कोई ना कोई तो नाम होगा ही जिनके फ़ोन करवा के उनको चेयरमैन बनाया गया था, जो बाद में भी हेल्प करते रहे लगातार इस 5 साल तक। उन तक पुलिस ने कोई जांच पड़ताल करना ज़रूरी नहीं समझा है। तो है ये चीज़ तो कि पावरफुल लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसीलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं राज्य चौकसी ब्यूरो ने अब तक जो कार्रवाई जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो क्या आप ऐसी मांग करेंगे कि किसी बड़े स्तर के जैसे हाईकोर्ट के जज या अन्य इस तरह के लोगों की मॉनिटरिंग में ये सारा काम हो, या मॉनिटरिंग का प्रोसेस में बदलाव हो? मॉनिटरिंग तो है नहीं, अभी राज्य चौकसी ब्यूरो अपने लेवल पे कर रहा है, तो मॉनिटरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाए इस तरह का कोई, आपका क्या मानना है? गुण साहब, हम तो शुरू से करें कि या तो कोई सक्षम एजेंसी करे, CBI करे या ED करे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का कैश लेन देन, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था 10 साल से कोई मृत महिला है, उसके नाम से फर्म बना ली और पैसे विड्रॉ कर लिए डाल के। ये ED का मामला है। जो इकोनॉमिक सेल थी, पहले मैं उसकी बताता हूँ। बार बार SP साहब से मिलकर की बात कहा था कि वो सक्षम नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ।
ऐसा नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उन्होंने भी केस सुलझाए होंगे, एक्सपीरियंस है, उनके पास संसाधन नहीं है इस तरह के टेक्निकल मामलों को सुलझाने के। उनको डेबिट क्रेडिट समझने में दिक्कत आती हो तो ये सारा तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो अब भी जो राज्य चौकसी ब्यूरो कर रही है, वो मैं ये नहीं कहता कि वो लोग करप्ट हो गए या वो लोग पैसे खा के घर बैठ गए या उनके ऊपर कोई दबाव आ गया, लेकिन बात वही कॉम्पिटेंसी की आती है, बात वही संसाधनों की आती है। अगर इसको ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, या इसको जैसे कि आपने कहा कि किसी हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में ये जांच पड़ताल करवाई जाए, तो अब जो रिजल्ट हैं और जो बाद में रिजल्ट आएंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी ईडी ने विजिलेंस ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पे शहर के बच्चे को पता है कि इनकी प्रॉपर्टी 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। साइकिल स्कूटर वालों के पास लग्जरी गाड़ियाँ आ गई, अब छुपाते फिर रहे हैं। अब कई भाई कहते हैं कि तूड़ी वाले में गाड़ी लगा रखी है, वो रखी, लेकिन एजेंसियों के नाम गाड़ियाँ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूज़ कर रहे हैं, जिनको टेंडर दे रखे हैं, उनसे सुविधाएं ले रखी हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में किले ले रखे हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी बना रखी है। तो अब विजिलेंस को भी खुद ये चाहिए कि भाई हमें और ज़्यादा सक्षम लोगों की इसमें ज़रूरत है, जो आए साथ आए, और विजिलेंस भी अपने ऊपर चीज़ें हटाए कि वो सक्षम नहीं थे जांच पड़ताल करने में। प्रॉपर्टी अटैच करने की बात चल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी बताएगा कौन, वो उनकी हैं किन की हैं। नाम लेके दी थी एक रिपोर्ट, जो अभी FIR होनी बाकी है, एक तीसरी FIR होनी बाकी है। SP साहब कहते हैं कि 1 दिन में हो जाएगी। उसमें इनके हम लोगों ने नेम वाइज, प्रॉपर्टी की डिटेल वाइज और वो स्पॉट आइडेंटिफाई करके दे दिया कि ये 4 दुकानें जो क्या नाम उसका सतप्रकाश ठेकेदार की वाइफ की हैं, जो चेयरमैन से सेटिंग करके 4 दुकानें मेला ग्राउंड के पीछे 4 दुकानें नहीं, प्लाट 4 प्लाट, सॉरी 86 82 हाँ 4 दे दी। ऑटो मार्केट की दुकानें हैं। तो वो सब इतनी फैली हुई चीज़ें हैं कि इसका समेटना अकेले विजिलेंस के बस की बात नहीं है। आपकी बात से ये लगता है कि चौकसी ब्यूरो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, दबाव में, किस तरह के दबाव में हुए अलग। देखिए, वो भी तो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है, और सरकार से जुड़े लोगों का अगर नाम कहीं बीच में आ गया, अब नाम तो लिए होंगे, रिमांड भी हुआ है, कन्फेशन स्टेटमेंट भी कोर्ट में ही होगी, लेकिन वो हम लोगों तक नहीं है, आप लोगों के पास भी शायद नहीं हो। अब जिन लोगों के नाम लिए हैं, अगर उनमें से कोई बड़े नाम हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए चाहेगी कि उन लोगों के नाम सामने ना आए, डिस्क्लोज ना हो। तो सुशील वर्मा जी, इसका मतलब सरकार तो बदनामी से बचने के चक्कर में है। 500 करोड़ का या 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें जो लोग आरोप हैं उनकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, तो शहर को तो नुकसान हुआ है। वो तो है सर, 14 करोड़ 70 लाख के तो खुद इस चेक वाले एक मामले में पुलिस ने कहा है, हालांकि वो 40 से 50 करोड़ है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सिस बैंक के चेकों के बारे में ही पता चला है। 65 खाते थे अलग अलग बैंकों में, उनका तो पता ही नहीं चला है, और ना ही विजिलेंस या पुलिस उन खातों तक पहुंच रही है। तो 40 से 50 करोड़ रुपए तो अकेले इस चेक वाले घोटाले में है। फर्जी रसीद वाले घोटाला 20 से 40 करोड़ रुपए का है। जो नगर परिषद की सार्वजनिक ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र करके कमर्शियल बना के टॉयलेट को शोरूम बना दिया, प्याऊ दबा ली, वो दुनिया भर की है, करोड़ों की है। और कुछ लोगों को जो अवैध निर्माण कर रहे थे उनको पहले नोटिस भेजा, दबाव में लाया, शाम को बैठ के डील करी, इतने दे दिए, तेरा नक्शा पास। तो मैं तो 400-500 करोड़ तो अंदाजा ही है, क्या पता कितनी हो। प्रॉपर्टी डीलरों के प्लाट में जो सरकारी अमृत योजना है, वो प्राइवेट प्लाट काटे सिटी स्टेशन के पास, जहाँ पे जो उस टाइम के DC थे जयवीर यार, ये आप लोग भी शायद गए थे वो कवर करने के लिए, वहाँ पे खूब हंगामा भी हुआ था। वो अमृत योजना से जो डाली जाती है घरों में पाइपलाइन, वो उन प्राइवेट कॉलोनियों में डाली गई, वहाँ के संसाधन इस्तेमाल किए गए। तो ये तो यूँ लगा रखा था कि सब कुछ अंधेर नगरी वाला मामला हो रखा था, लोग बोल नहीं रहे थे, सरकार का पूरा संरक्षण था, सरकार में जो ऊँचे बैठे लोग हैं उनका पूरा संरक्षण था। जोड़ों का लगा लीजिए, मतलब कितनी भी चीज़ें आप कर लीजिए कि सारी की सारी ऐसी हैं कि DC ने ये क्या दिया, कुछ लोग शहर के मिलने के लिए गए थे कि मेरा नगर परिषद से कोई ताल्लुक नहीं है, ADC वो लगाए हुए हैं, केवल उनका है, और अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है तो आप सीधे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास जाइए। ये बात कहाँ तक जायज़ है? अब पहले तो जो लोग मिलने गए थे उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। JJP के प्रतिनिधिमंडल गया था जिसकी शायद आप बात कर रहे हैं, अब वो तो खुद सरकार का हिस्सा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई सरकार में, सत्ता में इस टाइम पावरफुल भी हैं। अगर वो चाहें ईमानदारी से, सिंसियरली, अब वाइस चेयरमैन खुद उनकी पार्टी का शहरी अध्यक्ष है मेरे ख्याल से,
अगर वो सिंसियरली चाहें कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं तो सबसे पहले तो अपने वाले से कार्रवाई शुरू करें। दूसरी बात, डीसी का ये कहना कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई डीसी अपने ज़िले में भगवान होता है। आम गांव देहात में आज भी ये माना जाता है कि कुछ भी हो जाए चलो डीसी कहे, कोई नहीं सुन रहा चलो डीसी कहे। जब डीसी ये कह रहा है मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई कितने ताकतवर लोग हैं जिनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम, कितना प्रेशर है। सर, जब आमतौर पे प्रशासन, मीडिया और ये जितने भी पॉलिटिशियन, ये 3-4 इकाइयाँ होती हैं, जब ये काम करना या कमज़ोर हो जाती है, ऐसे में कुछ प्रेशर ग्रुप उभर के आते हैं, जैसे आपका प्रेशर ग्रुप है, ये आगे किस प्रकार की कार्रवाई करेगा, कैसे बढ़ेगा, इसका रूट साथ क्या रहेगा? दोनों चीज़ें होंगी जी। सड़क पे भी आवाज़ उठाएंगे आप लोगों के माध्यम से, और कानून का भी सहारा लेंगे। जैसे हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है PIL के जरिए, तैयारी कर रखी है उसकी, तो हाईकोर्ट का साथ साथ सहारा इसलिए ले रहे हैं कि हमें यहाँ के प्रशासन पे और यहाँ की सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बार लगता है कि भाई पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, सख्ती से कार्रवाई लगती है, अगले ही पल लगता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए दोनों चीज़ करेंगे। अब एक बात छोटी सी लगा लीजिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो ऐसी हो गई जो अब तक होती नहीं थी और जो हमेशा होती थी। गलियों के निर्माण में घपले, विकास कार्यों के टेंडर में घपले, लाइटों में घपले, पार्कों के रखरखाव में घपले, उनमें कमीशन। अब वो खुद ठेकेदार एफिडेविट दे रहे हैं कि 40% माइनस में काम दिया जाता था। अब आप खुद सोचो, 1 करोड़ का काम 60 लाख में करना है, ऊपर से 35% कमीशन देना होता था चेयरमैन को, अधिकारी अलग रह गए। जब 1 करोड़ वाला काम 20 लाख में करेगा ठेकेदार, तो वो काम क्यों करेगा? फिर क्या किया जाता था? ठीक है भाई, ऑलरेडी बने बनाए काम को दिखा दो। एक गली बनानी है मलिक जी के घर से इंद्रवेश जी के घर तक, उसी गली को 4 बार नाप तोल करके अगली बार वही बना दी, यहाँ से यहाँ तक अगली बार बना दी आपके फादर नेम और आपके फादर नेम के नाम से। तो मतलब इतना ज़्यादा अंधेरगर्दी मचाई थी विकास कार्यों में। और लोग कहते हैं कि वो तो सब लोग लेते ही हैं, वो तो करते ही हैं। जो सामने आ रही हैं वो बातें हैं जो अब तक कोई करता नहीं था। एक और घोटाला आने वाला है सामने अभी, एक और घोटाला। हाँ। जिस श्याम एसोसिएट फर्म जो जिंदगी है, उसने करीब 80 सफाई कर्मचारी यहाँ लगा रखे हैं और तनख्वाह लेता है 180 कर्मचारियों की 14,000 रुपये पर हेड के हिसाब से, और कर्मचारियों को देता है 6,500 रुपये। और 6,500 रुपये भी जब हमने ये आंदोलन शुरू किया ना, 2,000 रुपये अब बढ़ाए हैं, पहले 4,500 रुपये दिया करता था। 20-25 लाख रुपए का हर महीने का घोटाला है। इसीलिए वो गाड़ी उसको गिफ्ट में दे रखी थी रण सिंह यादव को। सर एक सवाल है, इस तरह भिवानी बचाओ संघर्ष समिति, अब एक नई समिति और बनी है, तो क्या कितने गुट में बड़ा काम किया जाए, अलग गुटों में काम किया जाए, एक संगठन नीचे काम किया जाए? अजय भाई, इस शहर में 1000 टन कचरा है। यूँ लगा लो अभी तक एक ही ट्रैक्टर था जो हम लोग चला रहे थे और वो कचरा ढोया नहीं जा रहा था। ऐसी 100 समितियों की जरूरत है ताकि कचरा जल्दी उठे। टारगेट सबका एक है। टारगेट सबका एक है। बस इसको ऐसा नहीं है कि कोई गुटों में बैठ के काम किया जा रहा है। कचरा ज़्यादा है, घनी ट्रालियों की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि वार्ड वार्ड तक बने ऐसे जागरूक लोग खड़े होकर ये कहें कि अब कुछ कचरा हम भी साफ करेंगे। ये तो एक ऐसी लड़ाई, ऐसा पुण्य का काम है कि इस पुण्य में तो कोई जितना भी अपना योगदान कर दो वो एक कम है। कोई कर लो। इलीगल तौर पे जब इस प्रकार से संघर्ष की आवाज़ उठाई जाती है, दबाव बनते हैं जी। कल को आपके ऊपर दबाव बनेगा, तो उसमें स्थिति में आपका रोल क्या रहेगा? बन रहे हैं सर, अभी भी दबाव में ही चल रहा है। लेकिन किसी भी दबाव में, कोई भी दबाव हो, किसी भी तरीके का दबाव हो, जान का, माल का, किसी प्रकार का, किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए जो भी बाकी शिकायतें दी हैं सारी बाई नेम दी हैं। पहले वाली शिकायत तो पहले एक हो गई थी, अब जो कल FIR हुई है वो मेरे नाम से उन आरोपियों के अगेंस्ट हुई है। बाकी भी हम सब लोगों के बाई नेम हो रही हैं, दबाव में नहीं आएंगे जी। जो हाईकोर्ट में पिटीशन करी है वो भी बाई नेम करी है। कैसा भी दबाव आए, किसी प्रकार का दबाव आए, अब पीछे नहीं हटेंगे। तो ये अलग-अलग संस्था बना के तो मामला उलझ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो कभी भी उलझा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो सुलझा हुआ चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 बने ना, ऐसी एक से काम चल नहीं रहा। 100 ऐसी बने, हर वार्ड तक बने, हर मोहल्लों में ऐसी संघर्ष समितियाँ बने,
जितना ज़्यादा दबाव सरकार पे पड़ेगा उतना ही फ़ायदा है। लेकिन आपस में सबका तालमेल होके हम लोगों ने कल जो उनके प्रधान बने ईश्वरमान अंकल जी 1 घंटे तक आपस में बात करके तालमेल के साथ कि वो ये उठाएंगे, हम ये उठाएंगे। तो सर OCCIL की बात कही, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें किस तरह के बिंदुओं को शामिल करके आप लोग जाएंगे? ओवरऑल जर्नल क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उसके लिए? उसमें 7 अलग अलग जो घोटाले हुए हैं वो शामिल किए हैं, जैसे चेक घोटाला, फर्जी रसीद घोटाला, अवैध कब्जा घोटाला, सफाई कर्मचारियों को जो कम तनख्वाह दी जाती है वो घोटाला, जो विकास कार्यों में गड़बड़ी हुई है वो घोटाला, अमृत योजनाओं के पैसे में गबन किया गया है वो घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो घोटाला। और सरकार से हाईकोर्ट से मांग ये करी गई है कि इसकी CBI से या ED से जांच हो, सरकार को इंस्ट्रक्शन दी जाए, सरकार को निर्देश दिए जाएं कि इसकी जांच CBI से करवाए सरकार या ED से करे। 11 करोड़ रुपए आए और वो सैनिटाइज शहर को किया गया था पानी से। इस मामले में कोई डीप तक गए हो? अभी तक कोई आपके पास ऐसे कुछ सबूत ऐसे कुछ मिले हो? कुछ सुनी सुनाई बातें आई हैं, कुछ नेताओं के नाम आए हैं, लेकिन वही बात अशोक भाई कि किसी के सिर्फ नाम लेने भर से अगर किसी की शिकायत कर बैठे तो कल को वो उल्टी पड़ सकती है। सबूत किसी ने नहीं दिया है। बताया जरूर गया कि 30-30 लाख के 2 चेक काटे, 60 लाख रुपए मास्क घोटाले में किए गए। एक कमेटी भी बनाई थी लेकिन उसका रिकॉर्ड अभी तक मिल नहीं पाया है। कुछ पार्षदों की एक 5-6 पार्षदों की कमेटी बनाई थी जिनका काम ये दिया गया था कि पूरे शहर में फ्री में मास्क बंटवाएंगे। कुछ बटे भी थोड़े बहुत, 25 मास्क बचे और 25,000 पे साइन, 25,000 मास्कों पे साइन करवाए, इस तरह की आई है। लेकिन उससे संबंधित कुछ लिखित में या कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। कहीं ये तो लगता कि कई संगठन बनेंगे, संघर्ष करेंगे तो वो कहीं व्यक्तिगत उस पर न चले जाए, नेता बन जाए। देखिए आज ये खुला मैच है, क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो परफॉर्म करो और मैन ऑफ द मैच लो। ये तो किसी के कोई बपोती तो है ही नहीं। देखो बपोती तो उन लोगों की थी जिन्होंने चोरी करी, डाके करे। मुझे जो लूटा गया वो पैसा लाने में वापस योगदान देना है और जिन्होंने लूटा उनको सज़ा दिलाने में योगदान देना है। तो इसके लिए कोई किसी व्यक्ति पे, किसी संस्था पे कोई छूट तो है नहीं और कोई बैन है नहीं कि भाई आप नहीं कर सकते, आप ही करो। ये तो कोई भी कर लो, एक शिकायत बनाएं। लेकिन मुद्दे भटक जाएंगे ना जब अलग-अलग। नहीं सर, कोई मुद्दे नहीं भटकेंगे। हम लोग आपस में सारे सुबह शाम दिन में तालमेल से आपस में बातचीत करके सारे काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो है, जो सरकार के ही है, उनका अभी तक आपके साथ क्या रोल रहा है? किस तरह की कोई सहमति हुई आपके साथ, या कोई समर्थन की बात हुई, या किसी तरह से कोई बातचीत हुई? नेहरू पार्क में कुछ जनप्रतिनिधि आए थे, अलग अलग पार्टियों के लोग भी आए थे, लेकिन उन्होंने आके यही कहा था कि हम यहाँ पे पार्टी के नुमाइंदगों के तौर पर नहीं आए हैं, हम तो भिवानी शहर के जागरूक नागरिकों के तौर पर यहाँ पर आए हैं और जो भी इस आंदोलन में हमारा सहयोग होगा वो देंगे। कई पार्टियों के लोग आए हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग आए हैं, MC भी आए हैं। सत्ता पक्ष से कोई? सत्ता पक्ष से वहाँ तो कोई नहीं आए, हालांकि पदाधिकारी तो कोई नहीं आए और जनप्रतिनिधि कोई नहीं आए, लेकिन उनके जो विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले कुछ लोग आए थे और वो तो ये चाहते हैं कि भाई कार्रवाई हो, लेकिन कोई नुमाइंदा, कोई अथोराइज्ड पर्सन अभी तक नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर सुना गया था कि वो SP से एक उनका डेलीगेशन मिला था, सत्ताधारी पार्टी के लोगों का भिवानी का डेलीगेशन मिला था, जिसमें वो यही कह के आए थे कि भाई निष्पक्ष होना चाहिए और एंड ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी संपर्क नहीं, सांसद और विधायक से कोई भी अभी तक इस तरह का ये नहीं है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चुप बैठे वो तो चुप बैठे हैं। मीडिया के लोग आप पूछो सांसद और विधायक से तो भाई शहर में इतना बड़ा घोटाला आप चुप क्यों बैठे हो? मीडिया के लोग एक बात और है सर, 400-500 करोड़ रुपया घोटाला भिवानी शहर का है और भिवानी शहर के नुमाइंदे बैठे हैं, घनश्याम सराफ बैठे हैं, धर्मवीर जी बैठे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? फर्ज तो बनता होगा उनका भी। पार्षद इलेक्शन लड़े थे। अच्छा जी, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ दोनों पक्षों के इंटरव्यू किए थे, तो आरोपी हैं उनके भी और आपके हैं वो आपका भी, लेकिन उन्होंने आपके लोगों के भी आरोप लगाए थे जो आज आवाज उठा रहे हैं वो भी कहने लगे खुद के दूल्हे नहीं हुए। तो क्या उनके अंदर छटनी की जाएगी भविष्य के लिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है? क्या कहें? किन लोगों ने लगाए थे आरोप? जो खुद जेल में हैं उनके आरोपों के क्या हम सफाई दें यहाँ पे? आपको उसने कहा था कि अगर मैं वो हूँ तो फांस कर देना। नहीं, बात सभी की रखी जाएगी, बात सभी ना तो मैं कोई छटनी, हम सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो ये भी जवाब भी है, ये भी जवाब है कि जो आदमी आज खुद जेल में है और जिसका ये एक तरह से साबित हो चुका है
हो सकता है, मैं तो नहीं कहता कल को कानून उसको बरी कर दे तो कर दे भाई, ताकतवर लोग कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन आज जन भावना से बड़ा कोई कानून नहीं होता, कोई कोर्ट नहीं होता। आप भिवानी के छोटे से 5 साल के बच्चे से पूछ लो या 80 साल के बुजुर्ग से पूछ लो, सब ये मानते हैं रण सिंह ने भिवानी के खजाने को लूटा है। फिर भी अगर उसने कहा कि भाई कुछ लोग हमारे में से भी दूध के धुले नहीं, तो भाई हम तो तैयार हैं। अब सिर्फ रण सिंह के कहने से, मान लीजिए मेरे बारे में कुछ कह दिया और उमरा जी मुझे ठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे कि रण सिंह ने कहा सुशील तो दूध का धुलावा नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कुछ साबित हो जाए या हमारे में से आंदोलन कर रहे लोगों में से शिकायत कर रहे किसी लोगों में से कोई बात ऐसी साबित हो जाए तो शिकायत दें, पुलिस जांच करे, जिस एजेंसी जांच कराए, हमारे में से भी चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, दोषी हूँ, मैं पीछे हट जाऊँगा और मैं जो भी कानून मुझे सजा देगा मैं भुगतूंगा और समाज मुझे सजा देगा वो भुगतूंगा। जिस प्रकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव करवाने वाले कौन कौन लोग थे वो आपने सभी वीडियो में देखे हैं, उन लोगों का बीच में हिस्सा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है। और आज जिस प्रकार से बचा रहे हैं वो शहर से छिपी हुई बात नहीं है, नहीं तो आज तक रिकवरी भी होनी चाहिए थी, जो लोग बचे हुए हैं वो अरेस्ट होने चाहिए थे। और आज हमारे शहर के जो बड़े बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो आज उनको बचाने में लगे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जैसे आप विधायक जी लगा लो, सांसद जी लगा लो, आपने रोड पे प्रदर्शन किया, डीसी का घेराव किया, एडीसी का किया, भविष्य में इनका को घेराव करने का, इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाने का ऐसा कोई है आपका? अभी कोई इरादा नहीं है, हालात पैदा हो सकते हैं कि वो करना पड़ सकता है। अशोक भाई, जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम एमसी ने एफिडेविट दिए थे मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, जिस एमसी के पास आज साइकिल नहीं थी, आज वो दो गाड़ी घर पे खड़ी है, दो गाड़ी ले रहा है, वे कहाँ से आई? कम से कम ये तो आप नहीं पता, मन नहीं पता है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, प्लाट काटने रहे हैं, कहाँ से आई? तो क्या वो उन एमसी की जांच की मांग, विजिलेंस जांच की मांग कर रहे हैं। 31 के 31 एमसी की प्रॉपर्टी की जांच की जाए। जो एफिडेविट में क्या दिया था आज इनके पास 31 नहीं तो कम से कम जो उसके नजदीक थे रण सिंह यादव के, उनकी तो जांच करवा लो। रण सिंह यादव के साथ 7 एमसी साथ रहा करते 24 घंटे। और कुछ है अपना नहीं, हम आप लोगों की तरफ से अगर और भाई, आपका अच्छा चाय नाश्ता लेके प्लीज़ आना जी।